नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है गुप्त काल। जैसे कि आप जानते हैं गुप्त काल जो है 319 ईस्वी से लेकर कब तक था ये 550 ईस्वी तक है। कहीं पर ये 240 ईस्वी से भी माना जाता है 550 ईस्वी तक। इस समय जो सामाजिक सांस्कृतिक जो घटनाएं थी ये किससे मिलते हैं? जो विशाखदत्त था, कुछ नाट्यकार था। कौन? विशाखदत्त, कालिदास, शूद्रक था इस समय, पाषाण थे, बादशाहनी कौन सी पुस्तक थी? कामसूत्र। पाषाण की कौन सी पुस्तक थी? कामसूत्र थी। विशाखदत्त की बात करते हैं तो उनका देवकी चंद्र गुप्त थी। विशाखदत्त की कौन सी नाटक थे? देवकी देवी चंद्र गुप्तम। ये किसकी जगह? विशाखदत्त की। कालिदास की ऋतु संहार है। कालिदास का कौन सा नाटक है? ऋतु संहार है। और कुमार संभव है। और कौन सी है? मेघदूत है। ये किसकी है? कालिदास की है। मालवी का अग्निमित्र है ये। मालवी का अग्निमित्र किसकी है? ये कालिदास की है। अभिज्ञान शकुंतलम है ये। अभिज्ञान अभिज्ञान शकुंतलम किसकी है? ये कालिदास की रचनाएं हैं ये। शूद्रक की कौन सी है क्लास? तो शूद्रक की हो जाएगी मिट्टी की गाड़ी, मृच्छकटिकम। मृच्छ कटिकम यानी मिट्टी की जो गाड़ी है ये किसकी है? शूद्रक की है। बादशाह की देवकी चंद्र गुप्तम था। कालिदास की ऋतु संहार है। कुमार संभव है। मेघदूत है। मालवी का अग्निमित्र है। और अभिज्ञान शकुंतलम है। बादशाह की कौन सी है? ये कामसूत्र हो जाएगी। आइए क्लास, जो गुप्त काल था इसकी शुरुआत कौन करता है? ये श्रीगुप्त के द्वारा। देखिए, गुप्त काल 240 ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है। गुप्त काल को ही हम स्वर्ण युग के नाम से भी जाने जाते हैं। इस काल में कला, साहित्य और विज्ञान की अभूतपूर्व विकास हुआ था। इस पॉइंट को याद रखना है। गुप्त काल को ही क्या बोला जाता है? स्वर्ण काल बोला जाता है, क्योंकि कला, साहित्य और विज्ञान का इसमें बहुत महत्वपूर्ण विकास हुआ था। जैसे कि कालिदास की ऋतु संहार थी, कुमार संभव थी, मेघदूत थी, मालवी का अग्निमित्र थी, अभिज्ञान शकुंतलम थी। शूद्रक की मृच्छकटिकम थी यानी मिट्टी की गाड़ी। बादशाह की कामसूत्र। इस तरह के नाटक इस समय इनका विकास हुआ था। जो हम बात करते हैं श्रीगुप्त की, ये 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। और श्रीगुप्त को ही कौन सी उपाधि धारण की थी इन्होंने? श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। और गुप्त वंश के ये संस्थापक इनको माना जाता है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। और इन्होंने महाराजा की उपाधि को धारण किया था। श्रीगुप्त के बाद कौन बना था राजा? तो एक घटोत्कच था, 280 से लेकर 319वीं तक। इस समय घटोत्कच ने भी कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराज की उपाधि धारण की थी। घटोत्कच के बाद राजा कौन बना था? चंद्रगुप्त प्रथम बना था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा अधिराज की जो उपाधि धारण करी थी, इसको ही वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। इस पॉइंट को याद रखना क्लास।
जो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त ने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करी थी और इसको ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। जो लक्ष्मी विवाह किया था इन्होंने, यानी लक्ष्मी की जो राजकुमारी थी, कौन, कुमार देवी, इन्होंने कुमार देवी के साथ विवाह किया था। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत को चलाया था। 319 ईस्वी में क्या चलाया था, ये गुप्त संवत को स्टार्ट करा गया था चंद्रगुप्त के द्वारा, और महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। जो श्रीगुप्त था और घटोत्कच था, इनका साम्राज्य छोटा था, इसलिए इनको महाराजा की उपाधि इन्होंने धारण करी थी। तो इस क्रम को याद रखना है, पहले श्रीगुप्त था, घटोत्कच था और चंद्रगुप्त प्रथम था, उसके बाद समुद्रगुप्त था। देखिए, जो समुद्रगुप्त था इसको भारत का नेपोलियन भी बोलते हैं। समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं, भारत का नेपोलियन बोलते हैं। और समुद्रगुप्त ने ही कविराज, परमार, भागवत की इन्होंने उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो कविराज की और परमार, भागवत की उपाधि समुद्रगुप्त ने ये धारण की थी। समुद्रगुप्त ने जो उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराया था, इन्होंने उत्तर भारत के कितने 9 राजाओं को और 12 दक्षिण भारत के राजाओं को हराया था। इस पॉइंट को क्लास आपको याद रखना है। कविराज की इन्होंने उपाधि धारण की थी। वीणा बजाते हुए इनको दिखाया गया है, वीणा वादन का शौक था। जो सिक्के जारी हुए थे उस समय इनको वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। इन्होंने 5 प्रकार की मुद्राएं, समुद्रगुप्त ने कितने 5 प्रकार की मुद्राओं को जारी करा था, जिसमें था गरुण प्रकार की और धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा थी। तीसरे नंबर की थी परशु प्रकार की मुद्रा थी और फोर्थ थी अश्वमेघ। उसके बाद व्याग्रहण और वीणा वादन। इन्होंने 6 प्रकार की मुद्राओं को, 5 नहीं क्लास, ये 6 प्रकार की मुद्राओं को इन्होंने स्टार्ट किया था अपने समय में। गरुण प्रकार की, धनुर्धारी प्रकार की, परशु प्रकार की, अश्वमेघ प्रकार की, व्याग्रहण प्रकार की और वीणा वादन प्रकार की, इन्होंने 6 प्रकार की मुद्राओं को जारी करा था। उन्होंने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया था। कविराज की इन्होंने उपाधि धारण की थी और परम भागवत की उपाधि किसने, समुद्रगुप्त ने इसको धारण किया था। उत्तर भारत के इन्होंने 9 राजाओं को हराया था और दक्षिण भारत के इन्होंने 12 राजाओं को हराया था क्लास। तो ये पॉइंट आपको क्लास पता होने चाहिए। देखिए, उसके बाद कौन आता है, समुद्रगुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जानते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, इनका संबंध किससे था, महरौली स्तंभ लेख से है। जो महरौली अभिलेख है, इसका संबंध किससे है क्लास, जो महरौली अभिलेख है इसका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। जो इन्होंने महरौली स्तंभलेख बनवाया था, इन्होंने उसमें विजय का उपलक्ष्य मिलती है कहाँ से, सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बंगाल तक का। इसमें सिंधु से लेके बंगाल तक का विजय का वर्णन उसमें मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। उसके बाद आते हैं, इन्होंने
देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन आया था? फारयान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन भारत आया था? फारयान भारत आया था। तो इस पॉइंट को भी क्लास आपको याद रखना है। उसने बताया था दंड विधान का जो कठोर नियम नहीं था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो दंड का प्रावधान था वो कैसा था? कठोर नहीं था। इनके समय में 9 नवरत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन थे? 9 नवरत्न थे ये। जिसमें से कौन कौन हो जाएंगे? कालिदास हो जाएंगे, धनवंतरी, कालिदास धनवंतरी हो जाएंगे, और ये छप्पड़क हैं। उसके बाद और कौन कौन है? अमर सिंह थे ये। अमर सिंह के बाद कौन थे? एक शंकु थे, बेताल भट्ट। अमर सिंह, शंकु, धनवंतरी, छपणक और कालिदास। उसके बाद घटपर थे ये, कटकपर थे, 12 मिहिर थे, और कौन था? और बर्रुचि। ठीक है, तो ये 9 कौन थे? 9 नवरत्न थे किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आता है? तो कुमारगुप्त आते हैं। कुमारगुप्त को जो उपाधि धारण की थी, महेंद्र द्वितीय की उपाधि धारण की थी। और जो कुमारगुप्त थे, इन्होंने ही किस चीज़ का निर्माण कराया था? नालंदा विश्वविद्यालय की इन्होंने स्थापना की थी। कुमारगुप्त ने किसकी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। और विल्सण अभिलेख किससे संबंधित है? कुमारगुप्त से। इनसे कुछ अभिलेख थे, कौन कौन से हो जाएंगे? विल्सण अभिलेख हो जाएगा कुमारगुप्त से। उसके बाद मंदसौर अभिलेख है, ये भी कुमारगुप्त से संबंधित है। और कर्मदंड अभिलेख, देखिए बिलसड़ अभिलेख कुमारगुप्त से संबंधित है, मदसौर अभिलेख ये भी कुमारगुप्त से संबंधित है, और कर्मदंड अभिलेख का संबंध भी किससे? कुमारगुप्त से संबंधित है ये। और नालंदा विश्वविद्यालय किसने की थी स्थापना? तो कुमारगुप्त के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद आता है स्कंदगुप्त। अगर हम स्कंदगुप्त की बात करते हैं तो स्कंदगुप्त ने क्या करा था? हुंडों को पराजित करा था, क्योंकि स्कंदगुप्त ही कुमारगुप्त का पुत्र है ये। और हुंडों ने जो आक्रमण किया था, जो कुमारगुप्त का, उसके अंतिम समय में हुंडों ने आक्रमण किया था, जिसको कुमारगुप्त ने क्या कर दिया था? परास्त कर दिया था। स्कंदगुप्त को मलेच्छ भी बोला जाता है, यानी हुंडों को पराजित करने वाला। स्कंदगुप्त को क्या बोला जाता है? मलेच्छ बोला जाता है। इस चीज़ को याद रखना आपको। यानी हुणों को पराजित करने वाला, ये किसको बोला जाता है? स्कंदगुप्त को बोला जाता है। इसने सुदर्शन झील का निर्माण भी कराया था, पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? तो स्कंदगुप्त ने करवाया था ये। तो ये पॉइंट भी क्लास आपको याद रखना है। सुदर्शन जो झील थी, इसका पुनर्निर्माण भी किसने करवाया था? स्कंदगुप्त ने करवाया था ये। और उसके बाद में बात करते हैं सबसे लास्ट में, और अंतिम शासक कौन था? ये विष्णुगुप्त था। अंतिम शासक कौन था? ये विष्णुगुप्त था। आइए
कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को देख लेते हैं क्लास। जो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर था ये क्लास, देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, ये किससे संबंधित है? ये भगवान विष्णु से संबंधित है। ये पार्वती मंदिर, नशना कुठार पार्वती मंदिर, नशना कुठार का पार्वती मंदिर, ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। भीतरी गांव का ईंट निर्मित मंदिर, भीतर गांव का ईंट निर्मित मंदिर, ये कहाँ पर है? ये भी भगवान विष्णु से संबंधित है ये। और तिबांग का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? ये तिगवा का विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है ये। क्लास, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, मेहरौली स्तंभ लेख, इसका निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था मेहरौली स्तंभ लेख। प्रयाग प्रशस्तिका, ये समुद्रगुप्त की विजय से संबंधित था। ये जूनागढ़ अभिलेख, ये स्कंदगुप्त से संबंधित था और सुदृढ़ झील का पुनर्निर्माण भी करवाया था स्कंदगुप्त ने। ऐरण अभिलेख, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख यहीं से मिलता है। सती प्रथा के बारे में जो जानकारी मिलती है वो ऐरण अभिलेख से ही मिलती है। भीतरी स्तंभ लेख, ये स्कंदगुप्त और हुंडो का जो से युद्ध हुआ था इनके से संबंधित था। भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त और हुंडो से ये संबंधित था। अजय क्लास एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, जब सबसे पहले श्रीगुप्त की बात कर लेते हैं तो श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण करी थी। घटोत्कच ने भी महाराजा की उपाधि धारण करी थी। और जो चंद्रगुप्त था इसको महाराजा अधिराज की उपाधि धारण करी थी। इन्होंने वास्तविक संस्थापक भी इसको बोला जाता है। और इन्हें लक्ष्मी विवाह के लिए जाना जाता है। इन्होंने कुमार देवी से विवाह किया था। और 319 ईस्वी में इन्होंने गुप्त संवत को भी चलाया था। उसके बाद हम बात कर लेते हैं समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन बोलते हैं। उत्तर भारत के इन्होंने 9 राजाओं को और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को हराया था। इन्होंने 6 प्रकार की मुद्राओं को जारी करा था, जिसमें गरुड़, धनुर्धारी, परशु, अश्वमेघ, व्याघ्नन और वीणा वादन। ठीक है, इनको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया था। उसके बाद करते हैं चंद्रगुप्त के। चंद्रगुप्त के समय में फारयान भारत आया था। इसको विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। और मेहरौली स्तंभ लेख किससे? चंद्रगुप्त द्वितीय से ही ये संबंधित है ये। ठीक है, कुमारगुप्त को समय में बिलसड़ अभिलेख, मदसौर अभिलेख और करमदंड अभिलेख किससे संबंधित है? ये तो ये जितने भी अभिलेख हैं ये कुमारगुप्त से संबंधित है। इनके समय में 9 नवरत्न थे, जिसमें कालिदास, धनवंतरी, घट करपट, छप्पणक था, अमर सिंह थे, 12 मिहिर थे, शंकु थे, बेताल भट्ट थे और बरूची थे। ये किसके समय में थे? ये कुमारगुप्त के समय में थे। स्कंदगुप्त, इनके अंतिम समय में हुणों के आक्रमण हुआ था और उनको रोकने के लिए कुमारगुप्त के समय में हुआ था। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और स्कंदगुप्त के समय में हुणों का आक्रमण हुआ था। उसके बाद विष्णुगुप्त थे, जो गुप्त वंश का अंतिम शासक था। ये क्लास, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।